26 नवंबर 2005 रात के 2 बजे गुजरात की सुनसान सड़क पर एक एनकाउंटर होता है। सोहराबुद्दीन शेख नाम का एक गैंगस्टर मारा जाता है। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि ये शख्स खूंखार संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आया था। लेकिन आगे चलकर इस एनकाउंटर केस में कुछ ऐसे पत्ते खुलते हैं जो अमित भाई शाह को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। उस वक्त की CBI रिपोर्ट के मुताबिक सोहराबुद्दीन कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक लोकल गैंगस्टर था और उसके एनकाउंटर के पीछे अमित शाह का हाथ था। इसलिए 25 जुलाई 2010 के दिन अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और कई सालों तक उन्हें अपने ही क्षेत्र गुजरात से तड़ीपार रखा गया। वो दिल्ली में हाउस अरेस्ट में थे, लेकिन उनका दिमाग नहीं। अपनी सूझबूझ से अमित शाह ने अगले 4 सालों तक ऐसी तैयारी की जिससे 2014 में केंद्र में भाजपा की ही सरकार खड़ी हो गई और प्रधानमंत्री बने उनके सच्चे दोस्त नरेंद्र मोदी। लेकिन आज से 15 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात की गलियों से निकला एक साधारण लड़का आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड बनेगा। हालांकि अमित शाह की कहानी सीधी रेखा नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है, जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस, आरोप, जेल की ठंडी रातें और सत्ता की गंध है। तो क्या अमित शाह ने ही करवाया था सोहराबुद्दीन शेख का फेक एनकाउंटर या फिर उन्हें फंसाया गया? और क्या वो वाकई में भारत की राजनीति के चाणक्य हैं? और कैसा था RSS से निकलकर केंद्र मंत्रालय तक पहुंचने का अमित शाह का सफर? जानेंगे इस हैरान कर देने वाली अनसुनी अनकही कहानी में। वीडियो की शुरुआत करते हैं सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर केस से। तो साल 2001 में नरेंद्र भाई मोदी जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गए। पहले MLA और फिर राज्य के गृह मंत्री। लेकिन इसी दशक में गुजरात में एक के बाद एक एनकाउंटर होने लगे। अखबारों के हेडलाइन उभरती, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमित शाह। कुल 31 एनकाउंटर, लेकिन 4 ऐसे जिनकी खबर पूरे देश में फैल गई। सादिक जमाल 2003, इशरत जहां 2004, सोहराबुद्दीन शेख 2005 और तुलसी राम प्रजापति 2006। इनमें से सबसे विस्फोटक था 26 नवंबर 2005 का सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति की ही दिशा बदल दी। पुलिस ने दावा किया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गोली चलानी पड़ी। लेकिन जब CBI की जांच शुरू हुई तो पूरा देश हैरान रह गया। चार्जशीट के मुताबिक सोहराबुद्दीन को मुंबई से किडनैप किया गया था। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे सीधे सीधे अमित शाह का हाथ था। आरोप था कि सोहराबुद्दीन कुछ ताकतवर नेताओं को ब्लैकमेल कर रहा था और उसके पास ऐसे सबूत थे जो राजनीतिक खेल पूरी तरह से पलट सकते थे। CBI ने कोर्ट को बताया कि इस ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था और शामिल पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन तक मिला। और फिर आया 25 जुलाई 2010, वो दिन जब गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया गया। उधर नरेंद्र मोदी खुलकर सामने आए और कैमरे में देखते हुए बोले, अमित शाह निर्दोष है, ये राजनीतिक साजिश है। गुजरात में ये बयान आग की तरह फैल गया। इस गिरफ्तारी के बाद अमित शाह ने जमानत के लिए आवेदन किया तो CBI ने चिंता जताई कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल न्याय को रोकने के लिए करे। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत दे दी। लेकिन अगले दिन जब अदालतें बंद हो गईं, जज आफ्ताब आलम ने उनका गुजरात में प्रवेश रोकने के लिए उनके निवास पर एक याचिका लगा दी। इस तरह शाह को साल 2010 से 2012 तक उन्हीं के राज से निर्वासित कर दिया गया। वे दिल्ली में गुजरात भवन में रहने लगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए गुजरात लौटने की परमिशन दी, जहां उन्होंने नारायणपुरा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन दिल्ली में उन्होंने जो 2 साल बिताए थे, उस वक्त उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो भाजपा को गुजरात से लेकर सीधा केंद्र में बिठाने के लिए काफी। और 2014 के आम चुनाव में उनके इस दाव की वजह से उन्हें राजनीतिक चाणक्य कहा जाने लगा। लेकिन उन्होंने ऐसा तो क्या किया था? और फिर सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस की क्या सुनवाई आई?
जानने के लिए हमें अमित शाह की पूरी कहानी समझनी होगी। 22 अक्टूबर 1964 मुंबई में रहने वाले गुजराती परिवार में अमित शाह अनिल चंद्र शाह का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी पीवीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री चलाते थे। उन्होंने गुजरात के महसाणा से अपनी स्कूली पढ़ाई की और फिर अहमदाबाद के सीयू शाह कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मगर इस बीच उनका ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में था, जहां उन्होंने मिट्टी की खुशबू के साथ सत्ता की महक भी महसूस की। इसी बीच साल 1982 में 18 साल के अमित शाह की मुलाकात 32 साल के नरेंद्र मोदी से हुई, जो आरएसएस में उनके सीनियर थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जो भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीतिक दिशा बदलने वाली थी। फिर आया साल 1986, जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आरएसएस ने अपने वर्कर्स को भाजपा में ज्वाइन करवाना शुरू किया। इन्हीं में से 2 सदस्य थे शाह और मोदी। उन दिनों शाह पारिवारिक बिजनेस में थे, लेकिन उनका दिल बीजेपी की गलियों में भटकता था। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरुआत की, लोकल इलेक्शन में अपनी जड़ें जमाई और धीरे धीरे अहमदाबाद की राजनीति में नाम कमाने लगे। अमित भाजपा की हर छोटी से छोटी मीटिंग में मौजूद रहते, हर पोस्टर के पीछे उनका दिमाग होता। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा मौका मिला साल 1991 में, जब उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे लाल कृष्ण आडवाणी के कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली। जिसके बाद साल 1995 में जब भाजपा ने गुजरात में सरकार बनाई और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, उसमें भी मोदी और शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल 1995 से पहले राज्य पर कांग्रेस का पूरा दबदबा था, लेकिन मोदी और शाह महीनों तक गांव-गांव घूमकर पूरे कांग्रेस का किला हिलाने की नींव डाल चुके थे। उनकी रणनीति वही थी जो आज भी दिखती है, किसी भी पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर लोकल चेहरे को तोड़कर अपने पाले में लाना। गुजरात के गांव-गांव में जिस शख्स को अपनी पार्टी और पंचायत में सालों से जगह नहीं मिल रही थी, उनको लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर तेजी से मजबूत होती चली गई। नतीजन 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से 121 सीटें अपने नाम की और भारी बहुमत से सरकार बनाई। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पिछले 30 सालों में कोई भी पार्टी भाजपा को गुजरात की गद्दी से नहीं हटा पाई है। इसी बीच साल 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। यह देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक माना जाता है और उन्होंने भारी घाटे में डूबे इस बैंक को सिर्फ 1 साल में प्रॉफिटेबल बना दिया। 1995 से 2001 तक मोदी दिल्ली और संगठन की राजनीति में व्यस्त रहे, लेकिन गुजरात में शाह पूरी तरह ग्राउंड पकड़कर बैठे। वो अकेले ही मोदी के लिए गुजरात में सकारात्मक माहौल तैयार करते रहे, जिसके चलते साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 में मोदी जब धमाकेदार जीत के साथ फिर मुख्यमंत्री बने, तो शाह गुजरात कैबिनेट के सबसे कम उम्र के मंत्री बने, जिनके जी में 12 शक्तिशाली मंत्रालय थे। गृह, जेल, कानून, परिवहन, कृषि, मानव आदि कैबिनेट वही चला रहे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं। 2002 से 2010 तक उन्होंने गुजरात की राजनीति में अपनी पकड़ बना ली, लेकिन फिर 2010 में जब उन्हें पहले सोहराबुद्दीन शेख केस में गिरफ्तार किया गया और फिर तड़ी पार कर दिया गया, तो दिल्ली में रहते हुए वो चुपचाप दिल्ली की एक सरकारी गेस्ट हाउस की छोटी सी रूम में बैठकर घंटों मैप, वोटिंग पैटर्न और सोशल डेमोग्राफी डेटा पर नजर डालते। बाहर से ये एक शांत बेरंग जिंदगी लगती थी, लेकिन अंदर एक नया खेल जन्म ले रहा था। शाह ने गुजरात मॉडल को नेशनल लेवल तक ले जाने की तैयारी शुरू कर। वो हर राज्य, हर सीट की माइक्रो स्टडी करते, कास्ट इक्वेशन से लेकर लोकल लीडर्स के इन्फ्लुएंस तक सब कुछ नंबर और पैटर्न में बदलते। एक रात उन्होंने अपने बेहद करीबी से कहा, अब वक्त है गुजरात से बाहर सोचने का। और सच में वो वक्त आ चुका था। साल था 2013, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया कि श्री नरेंद्र मोदी को
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पूरी पार्टी की निगाह इस पर टिक गई कि इतने बड़े चुनाव का महासंचालन कौन करेगा। जवाब था अमित शाह और वो पार्टी के महासचिव बन गए। 2014 का लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, वो एक राजनीतिक युद्ध था। शाह ने भारत को 543 सीटों वाला देश नहीं बल्कि 543 अलग अलग चेस बोर्ड की तरह देखा। हर बोर्ड पर अलग चाल, अलग रणनीति, बूथ लेवल मैनेजमेंट, ओबीसी क्लस्टर फोकस, कैंडिडेट सिलेक्शन, मीडिया मैनेजमेंट, माइक्रो टारगेटिंग, हर चीज को उन्होंने एक मशीन की तरह व्यवस्थित किया। और सबसे बड़ा जुआ खेला उत्तर प्रदेश। शाह ने यूपी को 30 में से 73 सीट दिलाकर भारतीय राजनीति का पूरा पावर मैप बदल दिया। वहीं से उनके किंग मेकर बनने की शुरुआत हुई। इस चुनाव में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और महज 49 साल की उम्र में अमित शाह बन गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिसके बाद उन्होंने पार्टी में ज्यादा उम्र के नेताओं को धीरे धीरे रिटायरमेंट देना शुरू किया और आरएसएस के युवा सदस्यों को पार्टी में जोड़ना शुरू किया। इसी साल कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस में सबूतों की कमी के चलते अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया, यानी क्लीन चिट दे दी। यानी अब अमित शाह राजनीति के बैकफुट से निकलकर फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर आया साल 2017 जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी गई और नतीजा तो शायद हर कोई पहले से ही जानता था। उस चुनाव में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें हासिल की और उत्तर प्रदेश में अपनी नई सरकार बनाई। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा एक एक किला धीरे धीरे जीतती चली गई। जिसके बाद आया साल 2019 जब लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने अब की बार 300 पार का नारा दिया। तब ज्यादातर लोगों ने इसे चुनावी जुमला ही समझा, लेकिन पॉलिटिकल मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित शाह ने इस चुनाव में ऐसी रणनीति तैयार की जिससे भाजपा ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और इस तरह अमित शाह का अब की बार 300 पार का नारा साकार हुआ और भाजपा हाईकमांड ने अमित शाह को जीत का एक और तोहफा देने का निर्णय किया, जो था भारत के गृह मंत्री की कुर्सी। 30 मई 2019 ये वो दिन था जब अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद अमित शाह ने भारत की राजनीति में सब कुछ बदल कर रख दिया। 5 अगस्त 2019 उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो पिछले 70 साल से रुका हुआ था। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी और तो और जम्मू में ना कोई हिंसा होने दी, ना ही अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भारत में दखल देने दिया। इसलिए अमित शाह को भारतीय राजनीति का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य मानते हैं? और क्या अमित शाह देश के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान गृह मंत्री